आदर्श की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कल हमने जूल थॉमसन प्रभाव का अध्ययन किया था कि जूल थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने इस प्रभाव की किस प्रकार व्याख्या की, जूल थॉमसन प्रभाव होता क्या है, कल हमने इसकी व्याख्या की थी। और जूल थॉमसन प्रभाव की व्याख्या करने के बाद आज हम जूल थॉमसन प्रभाव की गणितीय व्याख्या करेंगे कि जूल थॉमसन प्रभाव है उसकी गणितीय व्याख्या जूल थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने किस प्रकार की और किस प्रकार जूल थॉमसन गुणांक भी कहते हैं, उसकी गणना की। देखिए जूल थॉमसन प्रभाव की गणितीय व्याख्या। सैद्धांतिक व्याख्या हमने कल पढ़ी थी। आप भी साथ साथ हेडिंग लगाइए, जूल थॉमसन प्रभाव की गणितीय व्याख्या। भाई हम जानते हैं सैरेंद्र डॉट प्रयोग या जूल थॉमसन प्रयोग में जूल तथा थॉमसन ने गैसों में शीतलन प्रभाव का अध्ययन किया था। किसका अध्ययन किया था? गैसों में शीतलन प्रभाव का अध्ययन किया। और कल हमने ये भी पढ़ा था कि इस प्रभाव में कौन सी राशि नियत रहती है? एंथैल्पी का मान हमेशा नियत रहता है, यानी प्रयोग करने से पूर्व है गैस की एंथैल्पी, प्रयोग करने के बाद गैस की एंथैल्पी में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं पाया गया। इस आधार पर गणितीय व्याख्या की गई थी। आइए अब हम गणितीय व्याख्या करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि जूल थॉमसन ने गैसों में शीतलन प्रभाव का अध्ययन किया। और इस पूरे प्रक्रम में एंथैल्पी क्या होती है? नियत होती है। इस प्रक्रम में एंथैल्पी नियत होती है। याद कीजिए कल हमने H1 बराबर H2 या H बराबर नियत ऐसे भी कह सकते हैं, यानी H बराबर क्या होता है? एंथैल्पी का सूत्र H बराबर होता है U प्लस PV। इसका मान क्या होगा? नियत, कांस्टेंट। इक्वेशन नंबर 1। अगर इक्वेशन नंबर 1 का हम अवकलन करें तो H का अवकलन क्या हो जाएगा? DH। U का अवकलन क्या हो जाएगा? DU। PV का अवकलन D और ये ब्रैकेट में PV। इसका मान क्या आएगा? कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है। देखिए इसका हम आंशिक अवकलन आगे सरल करते हैं। DU प्लस एक को कांस्टेंट रखो, दूसरे का अवकलन कर दो। पहले देखो P को नियत रखते हैं, V का अवकलन DV प्लस V को नियत रखेंगे, P का अवकलन DP बराबर क्या आएगा? 0 आएगा। ये देखो P dV किसी प्रक्रम के दौरान किए गए कार्य का मान P dV होता है।
यानी डी यू प्लस डी डब्लू प्लस वी डी पी बराबर 0। याद कीजिए ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम याद कीजिए, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय रूप याद कीजिए, डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्लू। इसके स्थान पर हम क्या रख देंगे, डी क्यू प्लस वी डी पी बराबर 0। एंट्रोपी की परिभाषा याद कीजिए, एंट्रोपी की परिभाषा में हमने लिखा था डी एस बराबर डी क्यू बटा टी, ऐसे एंट्रोपी की परिभाषा में हमने लिखा था। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के बाद एंट्रोपी की परिभाषा हमने पढ़ी थी, हमें याद है एंट्रोपी की परिभाषा हमने पढ़ी थी। तो यहाँ से डी क्यू का मान क्या हो जाएगा, डी क्यू बराबर टी डी एस प्लस वी डी पी बराबर 0 या 0। इक्वेशन नंबर दे दे 2। देखिए एंट्रोपी P व T का फलन होती है, माना एंट्रोपी यानी S P व T का फलन है। इसे हम गणितीय रूप में किस प्रकार लिखेंगे, S बराबर S P, T, यानी एंट्रोपी P और T का फलन है। देखिए अवकलन कीजिए, डी एस का अवकलन होगा डी एस, इनका आंशिक अवकलन कीजिए डेल एस बटा डेल पी, और टी को हम क्या लेंगे, नियत डी पी। अब हम क्या करेंगे, पी को नियत लेंगे तो डेल एस बटा डेल टी, पी को नियत यहाँ पे डी टी। आगे आइए, दोनों ओर क्या कर देंगे, अब टी से गुणा करने पर, कैपिटल टी से दोनों ओर गुणा करने पर कीजिए भाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा, T इंटू डी एस बराबर T इंटू डेल एस बटा डेल पी, टी कॉन्स्टेंट, डी पी प्लस टी से मल्टीप्लाई करेंगे डेल एस बटा डेल टी इंटू पी इंटू डी टी। इक्वेशन नंबर 3। आइए, यदि गैस की हम मात्रा मान लेते हैं 1 ग्राम मोल हो, तो यदि गैस की मात्रा 1 ग्राम मोल हो तो अगर 1 ग्राम मोल गैस हो तो Cp का मान क्या होगा, ये हो जाएगा T। Cp नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, हम कक्षा 11 में पढ़कर आए हैं। T डेल S बटा डेल T, P नियत, इसका मान क्या होगा, Cp। समीकरण नंबर 4। देखिए इक्वेशन नंबर 3 से हमें क्या प्राप्त होता है, इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे, इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 में रखने पर रखिए भाई, इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे तो देखिए इक्वेशन नंबर 3 में इसका मान क्या है, Cp। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3, T डी एस बराबर T डेल S बटा डेल P, T नियत dP प्लस Cp dt। इक्वेशन नंबर 5। समीकरण 5 को समीकरण नंबर 2 में रख दो भाई, ये रही समीकरण नंबर 5 से T डी एस का मान है वो समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। इक्वेशन 5 को
इक्वेशन 2 में रखने पर रखो तो भाई टी डी एस का मान रखेंगे तो इसका मान हो जाएगा, ये देखिए सी पी डी टी तो है ही, सी पी डी टी प्लस वी प्लस टी डेल एस बटा डेल पी इंटू टी और डी पी बराबर 0। समीकरण नंबर 6। देखिए समीकरण नंबर 2 ये है, यहाँ से इसका मान रखेंगे और दोनों में डी पी क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो हम क्या ले लेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे। याद कीजिए मैक्सवेल का चौथा समीकरण याद कीजिए, मैक्सवेल के चतुर्थ समीकरण से हम जानते हैं, बिना देखे बताइए भाई, मैक्सवेल के चतुर्थ समीकरण से हम जानते हैं भाई, मैक्सवेल का चतुर्थ समीकरण कौन सा था, मैक्सवेल का चतुर्थ समीकरण था डेल एस बटा डेल पी टी नियत बराबर माइनस डेल वी बटा डेल टी पी नियत। समीकरण नंबर 7। समीकरण 7 को समीकरण नंबर 6 में रख दो भाई। सात को 6 में रखने पर रख दीजिए भाई, डेल एस बटा डेल पी टी, इसकी जगह हम क्या रख देंगे, ये रख देंगे। देखिए सी पी डी टी प्लस वी माइनस टी डेल वी बटा डेल टी पी नियत डी पी बराबर 0। आगे देखिए डी टी बटा डी पी का मान हमें निकालना है। आइए डी टी बटा डी पी का मान निकालिए। तो डी टी बटा डी पी का मान क्या हो जाएगा, डी टी बटा डी पी बराबर टी डेल वी बटा डेल टी पी नियत माइनस वी बटा सी पी। समीकरण नंबर 8। देखिए ये राशि है ना डी टी बटा डी पी, इसी को ही जूल गुणांक कहते हैं। राशि डी टी बटा डी पी को जूल गुणांक कहते हैं। तथा इसे म्यू से दर्शाते हैं।
म्यू बराबर dt बटा dp। ये है समीकरण नंबर 9। आगे देखिए, अब हम जूल गुणांक की सहायता से हम आदर्श गैस और वास्तविक गैस के लिए जूल थॉमसन प्रभाव की व्याख्या करेंगे। अब देखिए, वो ये अलग से डेरिवेशन इसी के बीच में है। अगर क्वेश्चन में हमें पूछें कि जूल गुणांक के बारे में, तभी ये डेरिवेशन जूल थॉमसन प्रभाव के अंदर हमें करना है, अन्यथा ये डेरिवेशन नहीं करना है जब तक हमें ना पूछे जूल थॉमसन प्रभाव के अंतर्गत। अब पहले वाले उसी मूल डेरिवेशन में आ जाइए, जहाँ से हमने ये लिखा कर छोड़ा था कि एंथैल्पी नियत होती है। हमने ऐसा लिखा था, जूल थॉमसन प्रभाव के अंतर्गत एंथैल्पी नियत होती है। उसके बाद में वापस आ जाइए। ये बीच में डेरिवेशन करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अब हम जूल गुणांक बार बार शब्द काम में लेंगे और इसी जूल गुणांक के आधार पर हम आदर्श गैस और वास्तविक गैसों की व्याख्या करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम आदर्श गैस की व्याख्या करेंगे जूल थॉमसन प्रभाव के आधार पर, और हम क्या परिणाम प्राप्त करते हैं आइए देखते हैं कि आदर्श गैस जूल थॉमसन प्रभाव के प्रति अपना क्या व्यवहार प्रदर्शित करती है। क्या हमने जो पढ़ रखा है वो सत्य है? आदर्श गैसों के लिए जूल थॉमसन प्रभाव हमने जो पढ़ रखा है उसकी हम सत्यता की जांच करेंगे। सबसे पहले देखिए आदर्श गैस के लिए, देखिए भाई, हम जानते हैं आंतरिक ऊर्जा किसकी फलन होती है? केवल ताप की फलन होती है। आदर्श गैस के लिए भाई आप बताइए, आंतरिक ऊर्जा किसका फलन होती है? ताप की फलन होती है। हम जानते हैं आंतरिक ऊर्जा ताप का फलन होती है। देखिए, अर्थात U किसका फलन है? T का। U बराबर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो U1 का मान क्या आ जाएगा? U1 क्या है? जब जूल थॉमसन प्रभाव से पूर्व गैस की आंतरिक ऊर्जा, उसका मान क्या है? U1। इसका मान हो जाएगा FT1। समीकरण नंबर 7। U2 हो जाएगी FT2। देखिए केस फर्स्ट, यदि P1 V1 का मान P2 V2 से ज़्यादा है तो क्या होगा? इस स्थिति में U2 का मान U1 से बड़ा होगा और
T2 का मान भी T1 से ज़्यादा होगा। यानी अर्थात समीकरण नंबर 6 में गैस ऊष्मीय प्रभाव को दर्शाएगी। समीकरण नंबर 6 कौन सा था हमारा? समीकरण नंबर 6 क्या था? एक बार दोबारा से लिख देते हैं। P2V2 माइनस P1V1 बराबर U1 माइनस U2। ये था हमारा समीकरण नंबर 6। T2 इज ग्रेटर देन T1, यानी बाद का ताप पहले वाले ताप से ज़्यादा है, अर्थात इस स्थिति में गैसें ऊष्मीय प्रभाव दर्शाएगी। अर्थात समीकरण नंबर 6 में गैसें ऊष्मीय प्रभाव को दर्शाएगी। देखिए केस सेकंड देखिए, जब P1V1 का मान लेस देन है P2V2 से, T1 इज लेस देन है T2 से, यानी P1V1, यानी इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? U2 इज लेस देन U1। इसका मतलब T2 इज लेस देन T1। U1 T2 इज लेस देन T1। इस स्थिति में गैस शीतलन प्रभाव को दर्शाएगी। यानी अर्थात गैस शीतलन प्रभाव को प्रेक्षित करेगी। तीसरी स्थिति देखिए, जब P1V1 बराबर है P2V2 के, तो U1 U2 बराबर है, U1 और U2 भी बराबर है, और T1 भी T2 के बराबर है। अर्थात P1V1 बराबर P2V2 हो तो गैस का ताप अपरिवर्तित रहेगा। अर्थात P1V1 बराबर P2V2 हो तो गैस का ताप अपरिवर्तित रहेगा। नोट कीजिए इसे, गैस का ताप अप्रभावित रहेगा। भाई आदर्श गैस की समीकरण क्या होती है? इसके बाद देखिए, हमने 1 मोल के लिए आदर्श गैस की समीकरण हम जानते हैं क्या होती है? PV बराबर RT। आदर्श गैस की समीकरण से हम जानते हैं PV बराबर RT। तो P1V1 का मान बताइए क्या होगा? RT1 होगा। P2V2 का मान होगा RT2, ये होगा। और P1V1 अगर आदर्श गैस के लिए P1V1 P2V2 के बराबर होती है तो T1 का मान T2 के बराबर होता है। अर्थात आदर्श गैस शीतलन प्रभाव प्रेक्षित नहीं करती है। अर्थात आदर्श गैस शीतलन प्रभाव प्रेक्षित नहीं करती है।
लेकिन यदि गैस वास्तविक हो तो उस समय क्या होगा। आइए इसके बाद दोबारा से हम समीकरण प्राप्त करेंगे। यदि हमारे लिए गैस वास्तविक हो, तो अगली हेडिंग क्या होगी। यदि गैस वास्तविक हो भाई, वास्तविक हो, आदर्श गैस में दाब P1 या P2 के बराबर ही होता है, लेकिन वास्तविक गैस में दाब घटक A/V² के कारण बढ़ जाता है। ये हम वान डर वाल्स गैस समीकरण के अंतर्गत पढ़ चुके हैं, जिसकी उत्पत्ति अंतर परमाणु बलों के कारण होती है। अतः परिणामी कार्य निकालने के लिए हमें इस घटक के कारण भी कार्य करना पड़ेगा। कौन से घटक के कारण? A/V² के कारण। माना W' है वो अंतः परमाणु बलों के विरुद्ध किया गया कार्य है, तो इसका मान क्या होगा। देखिए, माना W' अंतः परमाणु के बलों के विरुद्ध किया गया कार्य हो तो W' है, तो क्या होगा W' का मान। W' बराबर आयतन V1 से V2 A/V² और dV। आइए इसका समाकलन करेंगे, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे, -1/V और सीमा हो जाएगी V1 से V2 बराबर। जब हम सीमा का प्रयोग करेंगे तो ये समीकरण हो जाएगी A/V1 A/V2। अतः गैस द्वारा किया गया परिणामी कार्य किया गया परिणामी कार्य में दोनों कार्य को हम जोड़ देंगे। कौन कौन सा कार्य? यानी परिणामी कार्य को हम WN लिख देते हैं, N यानी नेट परिणामी बराबर W + W'। तो WN बराबर W का मान क्या है, वो पहले वाला कार्य P2V2 - P1V1 और W' का मान आया है प्लस A/V1 A/V2, इक्वेशन नंबर 11। भाई, वास्तविक गैस समीकरण से हम जानते हैं, वास्तविक गैस समीकरण कौन सी होती है। वास्तविक गैस समीकरण से हम जानते हैं कि भाई क्या जानते हैं, वास्तविक गैस समीकरण क्या होती है। P + A/V²
V माइनस बी बराबर आर टी। ये क्या है? ये वास्तविक गैस समीकरण है। इसके बाद इसके आगे से यही टॉपिक कल हम इसके बाद इस समीकरण से आगे पढ़ेंगे। वास्तविक गैस समीकरण से आगे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद।